हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं, जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है एमिनेंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग आज आप लोगों के समक्ष जो है डे 5 का मौर्योत्तर काल और पूर्व गुप्त काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आ रहे हैं, जिस सीरीज़ में आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो विभिन्न प्रकार के इससे पहले होने वाले होने वाली जो परीक्षाएं थी या हुई परीक्षाएं हैं उनमें पूछी जा चुकी हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगती हैं। तो उनको चुन करके आपके समक्ष लाया गया है। और जैसे अगर हम लोग मौर्योत्तर काल की बात करते हैं मित्रों, तो यहाँ पे को आप लोग या पूर्व गुप्त काल की बात करते हैं, तो ये जो है 185 ईस्वी पूर्व से लेकर के 319 ईस्वी पूर्व तक का काल चलेगा इसमें। और मौर्योत्तर काल में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली 4 वंशों के बारे में पढ़ते हैं। कितने? लगभग 8 वंशों के बारे में यहाँ पे को पढ़ेंगे, जिसमें से जो है 4 देशी शासक हुए हैं। शुंग वंश हो गया, कर्ण वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया और चेदी वंश या महामेघमाहन वंश के नाम से इसको जाना जाता है। और 4 जो है विदेशी शासकों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इनमें से इंडो ग्रीक हो गया, शक हो गया और शक के साथ साथ पार्थियन हो गया और पार्थियन के साथ साथ आपका कुषाण वंश हो गया। तो 4 वंश, 4 विदेशी और 4 देशी, कुल मिलाकर के 8 वंशों के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न बनता है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो दोस्तों, आप लोगों के समक्ष 4 ऑप्शन है। पहला है पुष्यमित्र, दूसरा है अग्निमित्र और तीसरा है वसुमित्र और चौथा है भागभट्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पुष्यमित्र आपका सही आंसर है। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की गई है। और बाणभट्ट की एक पुस्तक है हर्षचरित्र, तो हर्षचरित्र में पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है, यानी कि ये जो है कट्टर ब्राह्मणवादी था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो है शुंग वंश के बारे में जानने के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पुराण हो गए, हर्षचरित्र हो गए, पतंजलि का महाभाष्य हो गया, गार्गी संहिता हो गई और मालविकाग्निमित्रम कालिदास लिखित एक नाटक हो गया और दिव्यावदान। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। और दिव्यावदान में तो यहाँ तक कहा गया कि पुष्यमित्र शुंग को अशोक के जो है 84,000 स्तंभों को तोड़ने वाला बताया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं बात करता हूँ पुष्यमित्र शुंग की, तो इसके बारे में जानकारी अयोध्या अभिलेख में इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी धनदेव ने जो अयोध्या अभिलेख लिखवाया था उसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। ये आप लोगों के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो पुष्यमित्र शुंग थे उनके पुरोहित का नाम क्या था, पतंजलि। क्या नाम था? पतंजलि होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे को। जब पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है तो पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उसका जो बेटा होता है, जो अग्निमित्र होता है, दूसरा यहाँ पर जिक्र किया गया अग्निमित्र, उसी का बेटा होता है। तो मालविकाग्निमित्रम में कालिदास की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसमें बताया गया है, अग्निमित्र के बारे में जानकारी दी गई है। और अग्निमित्र के बारे में जो कहा गया है कि मालविकाग्निमित्रम में यज्ञसेन की एक चचेरी बहन थी, उसका नाम मालविका था। तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन, वृत्तांत जो इसमें मिलता है दोस्तों। तो उसके बाद आगे बात करते हैं, दूसरा जो वसुमित्र की बात आती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो वसुमित्र की बात आती है, मेरे ख्याल से जो वसुमित्र था वह जो है आप लोगों का आप नाम सुना होगा वसुमित्र। तो खैर वैसे हाँ, वसुमित्र के बारे में बाकी डिटेल अभी इन दोनों के बारे में बाद में बताएंगे आपको कि उन पर जो प्रॉपर प्रश्नोत्तरी बनी हुई है अतः आगे वाले में। तो आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो दोस्तों, इसमें जो क्या था, सेनापति के पद पर आसीन था। ध्यान रखिएगा, सेनापति था। ठीक है, तो वो क्या कर देता है, बृहद्रथ की हत्या कर देता है। तो दोस्तों, उसके बाद आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 में, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बाद में क्या बन गया था दोस्तों, बौद्ध बन गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। वैसे आप लोगों ने कुजुल कैटफिशेस के बारे में, विम कैटफिशेस के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो बेसिकली आप लोगों ने कुषाण वंश के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो उसमें सबसे पहले ए ऑप्शन आपका यहाँ पे को आ जाता है, आपका ए ऑप्शन पे कुजुल कैटफिशेस। तो कुजुल कैटफिशेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो कुजुल कैटफिशेस था, ये जो है कुषाण वंश का, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। ठीक है, और
लगभग जो है 15 ईस्वी पूर्व से 65 ईस्वी पूर्व तक इसने कुषाण वंश की स्थापना भारत में की थी। उसके बाद आता है आपका भीम कटफिसस की बात आती है। तो जो भीम कटफिसस था ये 65 ईस्वी पूर्व से 78 ईस्वी तक जो है भारत की गद्दी में बैठता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि भैया ये क्या करता है, इसे जो है भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसके द्वारा सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? भीम कटफिसस के द्वारा चलाए गए थे दोस्तों। उसके बाद अगला जो आपका आता है तीसरा, जो सी ऑप्शन है, कनिष्क की बात करते हैं, जो कि इसका प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है कनिष्क। तो दोस्तों कनिष्क की बात करते हैं, तो कनिष्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था और इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया था। कब? 78 ईस्वी में किया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद इसके उपलक्ष्य में इसने शक संवत चलाया था, जो कि वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और इसने यहाँ पर गद्दी में बैठने के बाद कैसर या सीजर की उपाधि, कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी। और इसके साथ ही हम बात करते हैं इसकी कनिष्क की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो पेशावर में, जिसे मतलब वर्तमान में पेशावर कहते हैं, प्राचीन नाम इसका पुरुषपुर था। और इसकी जो द्वितीय राजधानी थी वो मथुरा में थी। और कनिष्क ने क्या किया था? कश्मीर को जीत करके वहां पर कनिष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। तो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर चौथे का। चौथा प्रश्न कह रहा है कण्व वंश या काण्व वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो जो कण्व वंश का संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? और वैसे इसमें आप लोगों के समक्ष 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है आपका वसुदेव, दूसरा है भूमिमित्र, तीसरा आपका नारायण, चौथा है आप लोगों का सुशर्मा। तो दोस्तों कनिष्क, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कण्व वंश की। तो कण्व वंश के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो कण्व वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वसुदेव के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? वसुदेव के द्वारा की गई थी। और जो शुंग वंश का अंतिम शासक था ना वो देवभूति था, तो देवभूति की हत्या वसुदेव के द्वारा की जाती है। और इस तरीके से 75 ईस्वी पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी जाती है। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? हर्षचरित्र से मिलती है। और इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, भूमिमित्र हो गया, नारायण हो गया, सुशर्मन हो गया, इस वंश के 4 महत्वपूर्ण शासक भी हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 में, सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो जो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है वो सिमुक को माना जाता है। किसको माना जाता है? सिमुक को माना जाता है। और इसकी बात करते हैं, अब दरअसल जो है पुराणों में जो है आंध्र सातवाहन को आंध्र भृत्य भी कहा गया है और जो अभिलेख हैं उनमें जो है सातवाहन कहा गया है। और सातवाहन वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? पैठान में थी। और इसकी बात मतलब पैठान में थी। और जो इनकी राज्य की भाषा थी वो प्राकृत थी और जो इनकी लिपि थी कैसी थी? ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। तो ये इस वंश की महत्वपूर्ण बात होगी। उसके बाद बात करते हैं सातकर्णी प्रथम, भी ऑप्शन है। तो सातकर्णी प्रथम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये यशस्वी शासक था। इसकी जानकारी हमको रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। नानाघाट अभिलेख पुणे महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है दोस्तों, ठीक। उसके बाद आगे बात करेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करते हैं। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है इस वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। और नासिक अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और नासिक अभिलेख में कहा गया है कि भैया नासिक अभिलेख के अनुसार इसके घोड़ों के द्वारा 3 समुद्र का पानी पिया था, अर्थात दक्षिण भारत को इसने जीत लिया था। ऐसी जानकारी हमको प्राप्त होती है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कहा जाता है इसने जो है जो एक शक शासक था, ठीक है, शक शासक था, उसका नाम क्या था? एक तरफ नहनपान को इसने क्या किया था? पराजित किया था। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात ये होगी। फिर अगला आता है आपका वशिष्ठिपुत्र पुलवामी की बात आती है। तो जो पुलवामी था 130 ईस्वी में ये गद्दी में बैठता है और इसे जो है प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। क्या कहा गया? प्रथम आंध्र सम्राट के नाम से जाना गया है, ठीक है। और पुराणों में इसको पुलोमा के नाम से जाना गया। तो दोस्तों आगे प्रश्न नंबर 6 है, कनिष्क की राजधानी थी। तो ऑप्शन आपका पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद और सारनाथ। तो दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर अर्थात पेशावर में थी, ठीक है, प्रथम राजधानी। अब कह रहा है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? दोस्तों माफी चाहते हैं, पुरुषपुर जो है पेशावर का, ठीक है, पेशावर का आधुनिक नाम था, ठीक है, आधुनिक पेशावर हो गया। अब कह रहा है चरक किसके राज चिकित्सक थे, ठीक है। 8वां प्रश्न पूछ रहा है। तो चरक आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, हर्षवर्धन या हर्ष चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद अगला जो है अशोक, और अशोक के बाद कनिष्क आपको दे रखा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है, ठीक है। तो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने के पीछे जो कारण है यहाँ पे को प्राचीन वैदिक कला, खैर ये तो इसका आंसर नहीं है। प्राचीन जो वैदिक काल था वो सप्त सिंधु प्रदेश था, मौर्यकालीन कला का भी नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पे गांधार कला, इसका सही ऑप्शन है क्या है? गांधार कला के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी? तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था जो यहाँ पे को
पहला क्या है यहाँ पे को कुषाण है, तो कुषाण ने नहीं चलाए थे, प्रथम कह रहा है ना। दूसरा क्या इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा, और तीसरा कह रहा है शक, तो चौथा ऑप्शन हमारे इसमें पहला हो सकता है। तो इसमें जो इंडो बैक्ट्रियन थे, इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। अगला 11वां क्वेश्चन बनता है, किस संग्रहालय में, ठीक है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सर्वाधिक मात्रा में मिलता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मथुरा, बम्बई या मुंबई, मद्रास और दिल्ली। तो दोस्तों मथुरा संग्रहालय में सबसे ज़्यादा कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह प्राप्त होता है। ठीक, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध जो है सोने के सिक्के किसी तरह जारी किए गए थे? यहाँ पर ऑप्शन है कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक और गुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुषाण हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 में, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? कब की बात कर रहा है? सातवाहनों की बात कर रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मुद्राएं किसकी बनी थी? शीशे की बनी हुई थी। किसकी बनी थी? शीशे की बनी थी। तो आगे बात कर प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो दोस्तों इसमें जो आपका पहला कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष थे, तो इसमें से केवल एक अश्वघोष हुआ करता था। और बी ऑप्शन है आपका कह रहा है कि नागार्जुन हो गया, अश्वघोष हो गया और वसुमित्र हो गया। तो दोस्तों ये बी ऑप्शन हो गया, और सी ऑप्शन में अश्वघोष, कालिदास और बाणभट्ट दे रहा है, और डी ऑप्शन में कालिदास, कंबन और वसुमित्र दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे नागार्जुन हो गया, अश्वघोष हो गया और वसुमित्र क्या थे? किसके? कनिष्क के समकालीन हुआ करते थे। किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन होते थे। ये बात आप क्या कीजिएगा? ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो कनिष्क के काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है जो चरक भी इसी के काल में थे, अश्वघोष हो गया, वसुमित्र हो गया, नागार्जुन, चरक भी इसके काल में हुआ करते थे। और आगे हम लोग बात करेंगे तो अश्वघोष मतलब कहते हैं कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था तो वहाँ से किसको लेकर के आए थे? अश्वघोष करके। अश्वघोष हो गया, बुद्ध का एक भिक्षा पात्र हो गया, और एक अनोखा कुकुट भी उसने कहाँ से प्राप्त किया था? ये पाटलिपुत्र से। तो अश्वघोष को कहाँ से लेके आया था? ये पाटलिपुत्र से लेकर के आया था। दोस्तों आगे बात करेंगे, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? ठीक है, भूमि अनुदान तो जानते होंगे, दान में देना। तो दोस्तों इसका प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है आपका ए ऑप्शन। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा की गई थी। ठीक है, सातवाहनों के द्वारा। आगे बात करते हैं, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शक है, दूसरा पार्थियन है, तीसरा यूनानी है और चौथा कुषाण है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनानियों के द्वारा भारतीय रंगमंच में यवनिका का प्रारंभ किया था। ठीक है, तो दोस्तों एक प्रश्न बनता है, यवन प्रिया किस मतलब जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, किस मसाले को यवन प्रिया कहा जाता है? आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों भारत में जो सिल्क रूट प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? कनिष्क को जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 18 की, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मुहर चलाई थी दोस्तों? तो 18वें का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके द्वारा चलाई गई थी? कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो दोस्तों इसमें कनिष्क आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक संवत जो है 78 ईस्वी पूर्व में किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। आगे बात करते हैं, तक्षशिला विद्यालय या विश्वविद्यालय स्थित था? तो तक्षशिला जो है वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित था। ठीक है, तो आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ठीक है, कलिंग का जो महान शासक था, ठीक है, प्राचीन भारत में कलिंग का महान शासक जो है कौन था? खारवेल था, खारवेल। ठीक है, तो यहाँ पे को किसके द्वारा? जो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा यहाँ पे खारवेल के मतलब पर आक्रमण किया था। ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ खारवेल था और कलिंग का। ठीक है, तो खारवेल ने क्या किया था? मगध पर आक्रमण किया था और पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। ऐसी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ठीक है, तो 23 का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि वास्तुकला का विकास हुआ था। आगे बात करते हैं, सातवाहनों ने प्रारंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो 24 का सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश को तभी मतलब इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। आंध्र प्रदेश से शासन करने के कारण इनको क्या कहा गया है? आंध्र भृत्य
भी कहा गया है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 25 में जाते हैं। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किसने किए थे दोस्तों? तो आपके समक्ष ऑप्शन है इंडो ग्रीक हो गया, कुषाण हो गया और शक हो गया, 3 ऑप्शन है। तो 25वें का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यानी कुषाणों के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सी? गांधार शैली। ठीक है, आगे बात, इन जो बेसर शैली है, नागर शैली है और शिखर शैली, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? तो दोस्तों 27 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी ऑप्शन, किसका? महायान का। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, एक हीनयान था, एक महायान था। तो महायान का अनुयायी कौन था? आपका कनिष्क हो गया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका मतलब व्याकरणविद जो है पतंजलि किसके समकालीन था? तो पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। ये बात आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद 29 कह रहा है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में, ठीक है, कैसी भाषा में? विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। एक शक शासक थे रुद्रदामन के द्वारा प्राप्त किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किसके? गोंदोफर्निस के काल में भारत आया था। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।